हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, खास तौर से जो एमजीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बुक लगती है, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। यानी कि वन शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। जो भी भाई बहन, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के जाएगा, डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% पेपर इसी वीडियो से आएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 60 to 70% मिनिमम उसका जो पेपर है वो इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। हो सके तो ज्यादा भी हो जाए, लेकिन मैं इतना का ही आपको कहूंगा। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कि पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है? तो भाई एकदम आसान सी बात है कि जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव था ना पॉलिटिकल साइंस का, वो ये था जो लगभग मिड 20th सेंचुरी तक चल रहा था। उसमें मेनली ये था कि हमें जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी है ना, वो क्लासिकल अप्रोच में करनी है। क्लासिकल अप्रोच का मतलब होता है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो हमें मेनली जो स्टडी है वो इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करनी है। यानी कि हमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देकर स्टडी करना है, हमें मोरल वैल्यूज को ध्यान देना है, हमें डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करनी है। यानी कि यहां पे कहीं भी बहुत ज्यादा एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, एक रियलिटी में प्रैक्टिकली इंसान कैसे काम कर रहा है, उन पे ध्यान ना देते हुए कहीं ना कहीं इनका जो मेथड था वो मेनली क्या था, वो था क्लासिकल जो अप्रोच थी वो मेनली काम करती है इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना, ना कि इंडिविजुअल की स्टडी करना। वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट यानी कि जहां पर कहीं ना कहीं बात होती है मोरल और एथिकल वैल्यूज की, ना कि इस प्रकार की रियलिटी में प्रैक्टिकली कैसे इंसान काम करता है, कैसे उसकी सोच होती है, कैसे उसका बिहेवियर होता है, इस पे स्टडी ना करना। इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना, नॉर्मेटिव स्टडी करना, डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना, इसी को ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जो बातें मैं मेन रिपीट करूं उनको आपके आंसर में आपको जरूर लिखना है। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे को कोल्ड, कफ, खांसी सब कुछ मिलू के हल्का फुल्का फीवर भी है, तो थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरा 100% दूंगा इस वीडियो में। चलो आगे, दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी और लिबर्टी में। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि इक्वालिटी को डिफाइन करो, लिबर्टी को डिफाइन करो, और ये ऐसे भी आ सकता है कि इक्वालिटी और लिबर्टी में क्या रिलेशनशिप है। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि लिबर्टी इज अ फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी। यानी कि लिबर्टी है ना, वो कहीं ना कहीं से फाउंडेशन का काम करती है इक्वालिटी के लिए। यानी कि अगर इंसान के पास फ्रीडम रहेगी तो फ्रीडम रहेगी तभी तो वो क्या करेगा, इक्वालिटी की से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उसे फ्रीडम ही नहीं होगी, उसके पास ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके, उसके पास फ्रीडम नहीं होगी कि वो एजुकेशन कर सके, तो अपने आप ही उसके पास इक्वालिटी की चांसेस होंगे ही नहीं। तो लिबर्टी है वो इक्वालिटी को लेके चलेगी, और इक्वालिटी इज अ मींस टू इनहांस लिबर्टी। और सिंपल सी बात है कि अगर इक्वालिटी है तो वो लिबर्टी को बढ़ाएगा। यानी कि अगर एक इंसान के पास इक्वालिटी है, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी प्रकार से अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा रहा है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब इंसान के पास क्या है, फ्रीडम है। यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इंसान के पास लिबर्टी है तो उसको इक्वालिटी मिल रही है, और अगर उसके पास इक्वालिटी है प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं वो लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है। और दोनों इस प्रकार से है कि जो सोशल जस्टिस दिलवाने का काम करेगी। अगर इंसान के पास लिबर्टी है तो सिंपल सी बात है उसे इक्वालिटी मिल रही है, और इक्वालिटी मिल रही है तो कहीं ना कहीं समाज में उसके साथ जस्टिस होगा, समाज में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक को भी किसी की खत्म कर रहे हो, मान लो लिबर्टी को कम कर रहे हो, तो सिंपल सा मतलब है कि उसकी इक्वालिटी कम होगी। और अगर इक्वालिटी नहीं मिल रही है उसको, तो सिंपल सी बात है उसके पास लिबर्टी नहीं है। तो एक को कम होना, दूसरा कम हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों रिलेटेड है, दोनों एक साथ चलते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लाइन टू लाइन किसी भी मेरी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करता। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो चीज लिखी है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सामने आपके लिखी है, आप चाहो तो पीडीएफ मेरे से ले लेना, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना अच्छा लगे तो वो ले सकते हो। मेरी तरफ से कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाता पीडीएफ का। कोई बच्चा मैसेज करेगा मैं उसको सेंड कर दूंगा, बस सिंपल सा इतना ही काम होता है। What do you mean by globalization? अब मैंने यहां पे जो डेफिनेशन लिखी है, आपको अच्छा लगे तो वो पढ़ो, अदरवाइज रटने की कोई बात नहीं है। क्लास 12th की अगर आप स्टूडेंट रहे हो पहले, और सिंपल सी बात है रहे हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के रहे हो, और पॉलिटिकल साइंस के रहे होंगे तभी कॉलेज में लिया ना, तो सारी बात मिलती हुई है। तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लो होता है गुड्स का, कमोडिटीज का, आइडियाज का, पीपल का, और एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज पे, इन्हीं का क्या कहते हैं, अपने ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो रटने की कोई बात नहीं, यहां पे लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा होता है जिसमें आप क्या होता है, एक्सचेंज होने लग जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और इनमें एमएनसी होती है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज होती है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके काम करेगी। ये होती है ग्लोबलाइजेशन। और इनके आने से कंट्रीज के बीच में होने वाला जो फ्लोज है, चाहे वो कमोडिटीज का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे किसी भी चीज का, वो ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं। अब देखो रटने की कोई बात नहीं है भाई, गुड गवर्नेंस क्या होगी? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसी गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल होगी लोगों के प्रति, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए वेलबींग के लिए काम करती होगी, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हर एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेटरी प्रॉपर तरीके से होगी, उसे अपने क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस कहेंगे। अगर मैं इसे अच्छे से एलैबोरेट करूं तो गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि गुड गवर्नेंस वो कहलाएगी जो इन 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। अब जब मान लो ये क्वेश्चन आता है आपके लार्ज क्वेश्चंस में और आपको इसे एक्सप्लेन करना हो तो इसका डायग्राम बनाओ। आप पहले ऊपर गुड गवर्नेंस लिखो, फिर उसको एरो लगा के उसके 8 जो डिफरेंट पॉइंट्स है उनको एक डायग्राम में बना दो या सर्किल के तौर पर डायग्राम बना के इनको दिखा दो, तो एक अच्छा लगेगा, आपका आंसर भी इफेक्टिव लगेगा। और अपने कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करना ना भूलना। तो क्या क्या चीजें होगी? ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें, यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस पूरी लोगों को पता चलनी चाहिए कि किस तरह से हो रही है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके लीडर जो काम कर रहे हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि जो लॉ है उसको सुप्रीम मान के काम करना चाहिए। ये होना चाहिए पार्टिसिपेशन, यानी कि सिटीजन की कहीं ना कहीं वॉइस को सुना जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि काम हो वो इफेक्टिव तरीके से हो और साथ ही साथ में पब्लिक की जो नीड्स है उनको पूरा करना चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी भी हो। इक्विटी और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि आपका जो गवर्नमेंट है उसमें काम करने का जो मैनर है उसमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी ग्रुप्स के लिए काम करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एंटिटी या सेक्शन के लिए काम नहीं करना चाहिए वहां पर। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस हो गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट टाइम के अकॉर्डिंग पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक की जो कंसर्न है उनको पूरा करे, उनको मीट आउट करे। और लास्ट वाली बात तो सिंपल सी बात है कि सभी लोगों की, सभी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइट? राइट किसे कहते हैं और राइट के टाइप बताओ, कितने टाइप्स के राइट होते हैं? तो राइट का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल के पास लीगल, सोशल और मोरल एंटाइटलमेंट होना, यानी कि एक इंसान के पास किसी काम को करने की लीगैलिटी होना, समाज में उसे वो इज्जत मिलना, मोरालिटी के हिसाब से भी वो काम करे। यानी कि सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो राइट वो होते हैं जब एक इंसान को फ्रीडम मिले, जस्टिस मिले, उसे सोशल हार्मोनी मिले। और ये राइट कितने टाइप के होते हैं? तो सर एक राइट तो वो होता है जिसको अपने फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट है। हमारे पास पहले 7 था। राइट टू जो प्रॉपर्टी उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल क्या राइट होते हैं? तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि नेचुरल राइट भी हमारे पास होती है, जो बाय बर्थ मिलते हैं। वो राइट कैसे होते हैं? जैसे लाइफ जीने का राइट है, लिबर्टी हमारे पास होनी चाहिए, हम प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो बेसिकली हमारा राइट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास लीगल राइट होने चाहिए। लीगल राइट का मतलब क्या होता है? एक इंसान को वोट डालने का राइट होना चाहिए, एक इंसान को एक प्रॉपर वो सारे राइट होने चाहिए जो लॉ ने बाकी व्यक्तियों को दिए हमें कानून के हिसाब से। एक व्यक्ति को इसके अलावा जो मेन राइट है वो ये जरूर लिखना कि पॉलिटिकल राइट हो उसे, यानी कि राइट टू वोटिंग का राइट हो उसे, इकोनॉमिक राइट हो, यानी कि एक इंसान को प्रॉपर वेजेस मिले और उसे किसी कंट्री में अगर रह रहा है ना तो उसे काम मिले। और इसके अलावा उसके पास सोशल राइट हो, यानी कि उसका वेलबींग के लिए काम हो, उसके हेल्थ केयर, उसके एजुकेशन के लिए काम हो। तो इनके और नया क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। अब पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है डिफाइन करो, इसके फीचर्स बताओ, या प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं इसके फीचर्स बताओ। तो क्वेश्चन कैसे भी आए मैं आपको वो टॉपिक कवर करवा रहा हूं ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाए। अब यहां पे हालांकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में डाला लेकिन बातें मैं सारी बताऊंगा। अभी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती है? पॉलिटिकल पार्टीज वो एंटिटी होती है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन को कंटेस्ट कराती है। पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जहां पे लोगों के, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं उनकी एक आइडियोलॉजी क्या होती है? सेम होती है। उनकी सेम आइडियोलॉजी होगी तो सेम वो पार्टी बनेगी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को या तो शेयर करेगी डायरेक्टली, या वो ऑपोजिशन में बैठने का काम करेगी। मतलब गवर्नमेंट जब चलाएगी तो एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी ऑपोजिशन में बैठेगी, तो ऑपोजिशन में बैठने का काम करेगी या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को शेयर करेगी। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिसीज को बनाने में, प्रोग्राम को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पॉलिटिकल पार्टी ही वो होती है जो लोगों की कहीं ना कहीं जो सोच है उसको एक तरह से गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। और एक मैं अगर कहूं तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर काम है और वो पूरा हो गया तो वो पॉलिटिकल पार्टी खत्म होगी। तो इस बेस पे पॉलिटिकल पार्टी एक वास्ट जो एरिया है उसको कवर करती है। जबकि जो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम, अपने लोगों के इंटरेस्ट को सोल्व करने के लिए बने होते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट, उनका मोटो सोल्व हो गया ना तो वो प्रेशर ग्रुप हो सकता है खत्म हो जाए। तो हो सकता है इसका एक जो अपने क्राइटेरिया देखें तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपैरेटिवली इसका क्राइटेरिया नेरो हो सकता है। और ये क्या करते हैं, इनकी भी सेम यही होता है कि कुछ का इंटरेस्ट होगा, एस्पिरेशन होगा, उनके लिए काम करेंगे, वो जैसे ही अचीव हो जाएगा इनका काम खत्म हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा मान लो अपने को प्रेशर ग्रुप्स के फीचर्स पढ़ने हैं तो फीचर्स क्या
पढ़ेंगे अपने कि प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो कॉमन लोगों के, जो कुछ एक लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बने होते हैं। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर, जो उनकी पॉलिसी रूलिंग पार्टी जो लागू कर रही है, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी, जो रूल रेगुलेशन लागू कर रहे हैं, वो अगर उनको पसंद नहीं आते तो उनको हटाने की डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने का काम करते हैं प्रेशर ग्रुप, और डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करवाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करती है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी या कम पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनेगी प्रॉपर तरीके से। तो दोनों के ये फीचर्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। प्रेशर ग्रुप की कमी ये होती है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करते, इनका दायरा सीमित होता है और कहीं ना कहीं इनका खुद का एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को पूरा होने के बाद ये खत्म भी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। मेन बात तो ये है कि आपको उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओरिजिन, स्टेट ओरिजिन की थ्योरी क्या थी कार्ल मार्क्स की। तो भी कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई एक पक्का आएगा, चाहे तो ऐसे आ जाए कि डिफाइन मार्क्सिज्म, छोटा क्वेश्चन, चाहे ऐसा आ जाए कि स्टेट ओरिजिन की कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी। ये आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टेट ओरिजिन की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने क्या दी। कार्ल मार्क्स भाई साहब ने ये कहा कि स्टेट है ना वो कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना है। स्टेट कहते जो बना है वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। स्टेट जो बना है वो ऐसे बना है क्योंकि कभी एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था जब जो रूलिंग क्लास है, जिनके पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं, जिनको बेसिकली अपने कैपिटलिज्म बोलते हैं या जिनको अपने बर्जियस क्लास बोलते हैं, तो कहते वो रूल करना शुरू करती है और वो जो लेबर क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको डिप्रेस्ड करती है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये डिप्रेस जब उनके ऊपर ज्यादा होने लग जाता है, उनको बोलते हैं अपने प्रोलेटेरिएट क्लास, यानी कि जिनका डिप्रेशन किया जाता है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। तो कहते हैं प्रोलेटेरिएट एक टाइम पीरियड के बाद में क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, उसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। जब वो स्ट्रगल करेंगे तो स्ट्रगल करने के बाद वो क्या करेंगे कि जो ये बर्जियस क्लास है इसको कर देंगे खत्म, इसको खत्म करके अपना रूल ले आएंगे। तो अपना रूल जब शुरुआत में लेके आएंगे तो शुरुआत में रूल आएगा एक बार डिक्टेटर की तौर पे, यानी कि उनमें से ही कोई एक व्यक्ति आके रूल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो डिक्टेटर का रूल होगा वो होगा टेम्परेरी, थोड़े टाइम बाद में वो एक ऐसा रूल लेके आ जाएंगे जिसके अंदर सभी के प्रति इक्वालिटी हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो स्टेट ओरिजिन की थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस है। वो कहते हैं कि स्टेट का ओरिजिन होता है क्लास के स्ट्रगल होने से, और वो स्ट्रगल क्यों करेंगे, जब बर्जियस क्लास है यानी कि जो रूलिंग क्लास है वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करेगी, उनको डिप्रेस्ड करेगी। तो एक टाइम पीरियड के बाद में जिनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है उनको अपने बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। वो स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करने के बाद जो बर्जियस क्लास है उनका रूल कर देंगे खत्म, एक बार डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश करेंगे और बाद में सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आएंगे, जिसको अपने सोशलिज्म बेस्ड सोसाइटी बोलते हैं। तो वो होती है ये। इसी के अंदर नीचे मैंने इनको बोल दिया मार्क्सिज्म क्या है, तो सेम यही बात है कि मार्क्सिज्म की थ्योरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो लेबर क्लास है उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो वेल्थ है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी कि जो ये कहती है कहीं ना कहीं कि पूरी दुनिया में अगर पॉवर्टी लेके आती है ना तो वो कैपिटलिज्म लेके आती है, वो बर्जियस क्लास है वो लेके आती है, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, गरीबी उनके कारण आती है। तो इसलिए कहते हैं उनको खत्म करना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए। यही मार्क्सिज्म की एक थ्योरी है, तो इसको आप यहां से रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है भाई, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे आगे भी आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने शायद इस क्वेश्चन को आगे भी डाला है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की वो ये कहती है कि पॉलिटिकल साइंस है ना उसकी स्टडी अपने आप में एक तरह से ना कॉम्प्लेक्स वे में होनी चाहिए, जिसको अपने बोलते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव वे में स्टडी होनी चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी जब आप करो ना तो आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना उनकी स्टडी आप साथ में लेके चलोगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उनकी स्टडी को इंक्लूड करता है। जिसे कहते हैं कि आपको हिस्ट्री की स्टडी करनी है, क्योंकि आपको यह जानना है कि पास्ट के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इवोल्व कैसे हुआ, क्योंकि आज जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो पक्का पक्का ऐसे पास्ट में नहीं हुआ होगा, उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस रही होगी तब वो इवोल्व आज ऐसे हुआ होगा। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस की जब अपने स्टडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से कैसे लिंक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें पॉलिसी कैसे बनानी होगी, पॉलिटिकल साइंस में डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करना होगा, तो ये इकोनॉमिक्स से भी लिंक है। और साथ ही साथ में सोशियोलॉजी से तो लिंक है ही है, क्योंकि यहाँ पे जब वोटिंग करवाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बिहेवियर जानना होता है, लोग किस तरह के मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाने की डिमांड कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें इसमें काम आती है। और साइकोलॉजी तो है ही है, कहीं ना कहीं एक इंसान का, एक वोटर का बिहेवियर जानना बड़ा जरूरी होता है कि वो किस तरह की पार्टी चाहता है, वो किस तरह का डेवलपमेंट की नीड कर रहा होगा। तो इस तरह से जो ये स्टडी होती है ना, इसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट कैसे होती है डेमोक्रेसी के लिए। भाई मैं यहां से लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ूंगा, वैसे ही आपको बता देता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बेस होती है, मैं ये कहूंगा किसके लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होएगी तो वो इलेक्शन को कंटेस्ट करवाएगी, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज होएगी तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज होएगी तो वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के बेस पे होगी। तो वोटर्स जो होंगे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट डालेंगे और उनको जिताएंगे। यानी कि अब जो पार्टी जीतती है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेगी, और जो अपोजिशन में पार्टी बैठी है हारने वाली, जो जीतने के बाद की दूसरी पार्टी है या बाकी जो पार्टी बच गई, वो अब उसको क्रिटिसाइज भी करेगी अगर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है रूलिंग पार्टी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल फॉर्म अगर गवर्नमेंट की चलानी है ना, और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अब मान लो पॉलिटिकल पार्टी नहीं और हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, वहां पे इलेक्शन होंगे, सारे ही कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होते हैं, तो भाई मेजोरिटी कैसे आएगी? फिर कितने सारे इंडिपेंडेंट सोच के देखो कि यार मर्ज होके वो मेजोरिटी लेके आएंगे, एक साथ मिलेंगे, और फिर वो कहेंगे कि हम सारे के सारे इतने, जैसे इंडिया में 272 प्लस से ज्यादा होने चाहिए लोकसभा में, तो तब जाके वो मेजोरिटी में आएंगे। फिर इंडिपेंडेंट है तो सभी की आइडियोलॉजी अलग होगी, तो वो स्टेबल कभी होगी नहीं, तो वहां पे पॉलिसी कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, कभी भी वहां पे काम नहीं किया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी है तो वहां पे पार्टी होना दूसरा उसका नाम है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी है। ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वही तो अपने जो लोगों की इच्छा है, डिजायर है, जो एस्पिरेशंस है, उनके अकॉर्डिंग काम कराएगी, उनके अकॉर्डिंग रहेगी। तो ये इनके अंदर बातें लिखी हुई है, सारी बातें एकदम मेरे बहुत आसान से वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, और किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे से नोट्स मांग सकते हो, इसकी कोई चार्ज नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में क्या डिफरेंस है, सुनना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इक्वालिटी और लिबर्टी का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पे, तो अथॉरिटी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मेरा ये दिल कहता है। बाकी देखो तो अथॉरिटी क्या होती है भाई, जितने भी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है ना, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन बना के चलाती है, ये सारे काम आते हैं अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, ये जो काम है ये अथॉरिटी के अंदर है। और लेजिटिमेसी तब मिलती है कि जब ये अथॉरिटी काम करती है, उसको जब पीपल एक्सेप्टेंस दे देते हैं, यानी कि पब्लिक उसको एक्सेप्टेंस दे देती है, तब वो क्या बन जाती है, तब वो बन जाती है लेजिटिमेसी। और आज के टाइम में पब्लिक एक्सेप्टेंस देने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ कर रहा होता है कि जो अथॉरिटी में इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो पॉलिसी बना रही है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको वायलेट नहीं करने होने चाहिए। और अगर मान लो कहीं भी लगता है कि लोगों की नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, लोगों की एस्पिरेशन को पूरा नहीं किया जा रहा, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में ये डिफरेंस है कि अथॉरिटी जब रूल करेगी तो वो लेजिटिमेसी के हिसाब से रूल करेगी, क्योंकि अथॉरिटी हो सकती है कि मान लो वो रूल बनाए, वो पॉलिसी बनाए, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो हो सकता है लोग उसे प्रोटेस्ट करें। अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उस पॉलिसी, उस रूल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अथॉरिटी तभी काम कर पाएगी प्रॉपर तरीके से जब उसे लेजिटिमेसी मिलेगी, यानी उसे लीगैलिटी दी जाएगी, यानी कि उसे पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलेगी, यानी कि जनता उसे स्वीकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ पॉलिटिकल सिस्टम की। तो सेम ही बात होगी यार कि अथॉरिटी और गवर्नेंस होनी चाहिए वहां पे, और लेजिटिमेसी होनी चाहिए, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहां पे एक अथॉरिटी हो जो डिसीजन मेकिंग का काम करे, यानी कि गवर्नमेंट हो जो देश को चलाए, जो देश के लिए पॉलिसी बनाए, लॉ बनाए, उनको इंप्लीमेंट करे, और वो लॉ और जो पॉलिसी बनाए ना वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, मतलब उनको जनता एक्सेप्टेंस दे। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो रूल रेगुलेशन पास कर दिए, उसको तो फिर डिक्टेटरशिप कह देंगे, और डिक्टेटरशिप है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का ढंग से पार्ट है ही नहीं आज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन इन शॉर्ट व्हाई लेजिस्लेशन इज लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम। कि आज के टाइम में ना ये लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस कम क्यों होती जा रही है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो पार्लियामेंट होती है, जो लॉज बनाती है, चाहे उसके अंदर बाइकैमरियल हो, यानी कि 2 हाउस हो पार्लियामेंट के, चाहे एक यूनिकैमरियल हो, 1 हाउस हो। तो लॉ बनाने वाले का इतना जो इंपॉर्टेंस है वो कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जीक्यूटिव होती है वो कहीं ना कहीं उसकी जो पावर है, उसकी पावर ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म आता है कि अगर मान लो रूल रेगुलेशन कुछ ऐसा बना भी दिया लेजिस्लेटिव ने तो उसको चेंज करा जा सकता है। जनता क्या करेगी, कंप्लेन करेगी कि भाई ये लॉ सही नहीं है, तो उसके ऊपर डिसीजन कौन देगी, फाइनल कोर्ट देगी।
तो इसलिए भी कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म होने के कारण भी इनकी जो डोमिनेंस है वो कम होती है, यानी कि जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं लेजिस्लेचर ने उसको ओवरटर्न करा जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुए उनके कारण कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर का जो रोल है वो कम हुआ है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन है वो आके काम करने लगी है। तो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि ग्लोबलाइजेशन की डीमेरिट क्या है, तो आपने पॉलिटिकल डीमेरिट में या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में ये सुना होगा कि भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के आने से जो गवर्नमेंट की पावर है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की पावर है, रूल रेगुलेशन बनाने की पावर है, वो कम हो जाती है। तो सेम यहां पर ये बात लागू होती है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से अब जो एग्जीक्यूटिव है वो ही मेन काम करेगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव यानी कि जहां की पीएम वगैरह होंगे जो काम करेंगे वो ऐसी पॉलिसी को लेके आएंगे एमएनसी के थ्रू जिनके कारण डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग का इतना रोल नहीं रह जाता जितना पास्ट में देखने को मिलता था। तो भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की? भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो ये कहता है कि आप सिस्टमैटिक स्टडी करो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करो तो सिस्टमैटिक वे में करो, आप साथ ही साथ में इंडिविजुअल की भी स्टडी करो, आप लोगों के बिहेवियर को भी जानो, आप इंपेरिकली स्टडी करो। इंपेरिकली का मतलब जानते ही हो ना कि आप रिसर्च एनालिसिस करके स्टडी करो, आप साइंटिफिक मेथड से आप स्टडी करो। तो ये और साथ ही साथ में अपने ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो आज की वो कैसी पॉलिटिकल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाली है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। ये कहता है कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना चाहते हो ना तो आप डील करो कि इकोनॉमिक्स क्या काम कर रहा है वहां पे, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है वहां पे, साइकोलॉजी वहां पे क्या काम कर रही है, क्योंकि आपको लोगों को वोट कैसे कर रहे हैं, लोग किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो सब कुछ जानना है आपको। तो आज की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की स्टडी करने की बात करती है। आज की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव वे की बात नहीं करती, खाली जैसे पुरानी नॉर्मेटिव वे की बात करती थी, वो एक्सपेरिमेंट की, ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकली किसी काम को देखती है, इस पर भी बात करती है। ये कहती है कि इंडिविजुअल के आपको बिहेवियर को भी जानना है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ एक लिख रखी है, आप चाहो तो यहां से पढ़ लेना यार, ज्यादा मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, अभी चेक कर लो, एकदम आसान सी जो बातें मैंने लिखी है ना वो ही है सारी कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस बताओ। तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है भी पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है यार जहां पे सिंपल सी बात है हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ नेशन दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होंगे। हेड ऑफ स्टेट तो हम प्रेसिडेंट को कहते हैं, वहां पे या तो प्रेसिडेंट होगा या ब्रिटेन जैसों में क्राउन वगैरह होगा, मोनार्क यानी कि होगा, और वहां पे और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो वहां पे कौन होगा? पीएम होगा। और हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? क्राउन होगा या तो या प्रेसिडेंट होगा। और यहां पे जो प्रेसिडेंट होता है या क्राउन होता है उसके पास नाम मात्र पावर होती है, रियल में जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव में तो खैर दोनों आते हैं, कहीं ना कहीं किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या कुछ बातें हैं। तो देखो बड़े आसान से मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो पीएम होता है, और यहाँ का इलेक्शन एग्जीक्यूटिव का कैसे होता है कि पीएम को यहाँ पे इलेक्ट करा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इतनी प्योर सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती, यानी कि पावर तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटरी के बीच में बंटी होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी पावर वो इंटरलिंक करती है। जैसे अब मान लो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलती है, आप सबको पता है, तो जो पीएम है वो एक एमपी होने के नाते वो क्या है? वो पार्लियामेंट का मेंबर है, यानी कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, और वो पीएम है इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का पावर है। तो कहीं ना कहीं वही बंदा आप सोच के देखो कि लेजिस्लेचर का मेंबर भी है, वही है वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है, तो कहीं ना कहीं यहां पे पावर ऑफ सेपरेशन एकदम क्लियरली आपको नहीं देखने को मिलती है ना। क्लियरली अगर आपको कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है ना तो वो आपको जो प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे आपको देखने को मिलती है। टेन्योर की बात करें तो यहां पे जो पीएम होता है वो तब तक रहता है जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ वोट नहीं आ जाता, और ये क्या होता है कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल ये याद रखो कि उसके फेवर में एमपी होने चाहिए, अगर एमपी उसके फेवर में नहीं है, कम हो जाते हैं, तो उसको हटाया जा सकता है। वैसे टेन्योर हर एक कंट्री में लगभग वेरी करता है, वैसे 5 साल का होता है जो आप जानते ही हो। और यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जो कि एक सेरेमोनियल बॉडी होती है, यानी कि नाम मात्र का हेड होता है यहाँ पे। और ऐसा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी फेमस कंट्रीज है जहां पे देखने को मिलता है? तो यूके, इंडिया, कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एग्जीक्यूटिव के कंपैरेटिवली, जबकि प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग इलेक्ट करते हैं, और यहां पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है जहां पे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसका एक फिक्स टेन्योर होता है, चाहे वो 4 साल हो चाहे वो 5 साल हो, और यहां पे क्लियर सेपरेशन
ऑफ पावर किनके बीच में देखने को मिलती है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस के बीच में। और कहते किसे हैं सेपरेशन ऑफ पावर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर? तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सिंपली ये होता है कि पावर का बंट जाना। किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को बढ़ना, ताकि काम एक दूसरे का ओवरलैप ना हो, एक दूसरे की पावर ओवरलैप ना हो, काम को एफिशिएंटली किया जा सकता है। साथ ही साथ में एक को जो पावर दी गई है इससे वो दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है कि कहीं वो अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है। और ऐसा क्लियरली अपने को बेस्ट कहां पे देखने को मिलता है? जहां पे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जैसे यूएसए जैसी कंट्री के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और डिफरेंशिएट करो, आपको फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, फिर भी और डिस्कशन कर लेते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहां पे कहीं ना कहीं पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और इसके अलावा स्मॉलर जो पॉलिटिकल यूनिट बनी होती है जिसको अपने बोल सकते हैं स्टेट या प्रोविंशियल और इवन लोकल लेवल में भी जहां पे बंटी होती है। यहां पे डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है, यानी कि पावर बंटी होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, जिससे क्या होता है क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक गवर्नमेंट को दी होती है। ये ज्यादातर देखने को मिलता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, यानी कि फेडरल जो गवर्नमेंट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा। हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा, लॉ सबसे बड़ा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी नहीं होगी जितना लॉ होगा। हालांकि ये तो सभी में देखने को मिलता है यार कि ये जो लॉ है वो तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट बनती है ना वहां कहीं ना कहीं सारी पावर उसके पास होती है। जब सारी पावर ही उसके पास है तो कहीं ना कहीं यार लॉ अपने आप में मैं कहूंगा कि लॉ की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे, तो इसलिए यहां पे ये लिखा है। यहां पे ड्यूल गवर्नमेंट बनती है, कहीं ना कहीं एक सेंटर की एक स्टेट की, ये बात आपको पता है। यहां पे जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है। जुडिशरी ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट यहीं देखने को मिलती है, यूनिटरी में भी देखने को आपको मिल सकती है। यहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, और ये बात है जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये चाहे आप मेरे अकॉर्डिंग तो मत ही लिखना, क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कोई जरूरी नहीं है। इंडिया में फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो क्या यहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? नहीं, यहां का रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सअप है। इंडिया के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट है? क्वासी फेडरल है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर कुछ बात कर लेते हैं तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या आता है कि पावर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनती ही नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट वहां पे होती ही नहीं है। और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको हो सकता है कि जहां पे फेडरल गवर्नमेंट हो उनके कंपैरेटिवली ज्यादा आपको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाए। वहां पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, एक तरह से अगर होती भी है नाम मात्र की होती है, वो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट ही काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही उसको काम करना पड़ेगा। यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। वहां पे थोड़ा सा रिजिड लिखने का मतलब यही है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको पता है कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की भी असेंट चाहिए होती है, ठीक है, उनकी भी सहमति चाहिए होती है। लेकिन इसमें ऐसा होता ही नहीं, जब गवर्नमेंट ही यूनिटरी लेवल की है, तो इसलिए इसमें यहां पे अमेंडमेंट करना थोड़ा आसान होता है। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे ऐसा चलता है? तो यूके है, फ्रांस है, चाइना है, यहां पे ऐसा चलता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। कुछ एक और लिखा हुआ है, अच्छा मैंने शायद ये दोबारा लिख दिया ना, गलती से हो सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस द फीचर्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, तो मैंने ऊपर वैसे आपको बता दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी क्या होती है, कि गवर्नमेंट की जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इन तीनों के बीच में फंक्शंस और पावर डिवाइड होती है, ताकि ये काम को ओवरलैप ना करे, काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाए। और साथ ही साथ यहां पे ये एक दूसरे की पावर को चेक भी करते हैं, जिससे एक कोई पावर अपनी मिसयूज ना करे। इसी को चेक एंड बैलेंस भी कह देते हैं, जब ये पावर को चेक करते हैं, होता है ना। तो इसको पावर बंटने से क्या होता है कि आपका टाइम बचेगा, आपका काम प्रॉपर तरीके से होगा, काम का ओवरलैप नहीं होने से डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उनको पता होता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें किस तरह से पूरी करनी है। और ये बेसिकली कहां पे देखने को मिलता है ज्यादातर? जहां पे प्रॉपर फेडरल सिस्टम पाया जाता है, जैसे यूएसए जैसी कंट्री के अंदर। इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है लेकिन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करा है हमने, प्रॉपर फेडरल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। यहां पे बात करते हैं अपने आगे, और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है कहां देखने को मिलता है? जहां पे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है मेनली। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाई। तो डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप की बात कर लेते हैं। मैं आपको सीधा ही बताने का प्रयास करूंगा, आप यहां से कुछ एक एक्स्ट्रा बातें मैंने लिखी है कि डिक्टेटरशिप कौन सी कंट्री में कब कब अपने को देखने को मिला है। अगर इन बातों में से आप कुछ एक आधी बातें लिख दोगे तो इससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव नजर आएगा, एग्जामिनर को लगेगा कि यार सच में इसे कुछ नॉलेज है। और जब भी ऐसी कोई पॉइंट लिखो, ऐसा कोई फैक्ट लिखो, तो उसको अंडरलाइन करना मत भूलना।
अब बात मैं बता देता हूं कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे या तो कुछ लोग रूल कर रहे होते हैं या एक सिंगल पर्सन रूल करता है, और वो सिंगल पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो रूल करते हैं ना, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनलिमिटेड पावर होती है उनके पास। वो हायरार्की सिस्टम से हो सकता है आ रहे हो, यानी कि हेरिडिटरी वो हो सकता है आगे से आगे चल रहे हो, तो ऐसा सिस्टम कहता है डिक्टेटरशिप। कहां देखने को मिलता है आप कमेंट कर सकते हो ना, बताने का प्रयास कर रहा हूं आज के टाइम में कौन सी कंट्री में प्योर डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डिक्टेटरशिप के कुछ एक फीचर्स को जान लेते हैं कि भी सिंपल सी बात है, एक बंदे के द्वारा रूल करा जाता है। खैर इनको लाइन टू लाइन आप पढ़ लेना, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि डिक्टेटरशिप जो जहां पे होगा ना, वहां पे आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब एक ही बंदे का रूल होगा तो कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है नहीं। जो उसके मन में आ गया ना कि भाई इस मेरे फैसले से ज्यादा जनता को बेनिफिट होगा, तो वो तुरंत उसे इंप्लीमेंट कर देगा। ना ही कोई सामने ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी है, ना ही जनता के पास कोई राइट है। तो इससे क्या होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट फास्ट होती है, डिसीजन मेकिंग है वो एफिशिएंटली होता है, और इवन डेवलपमेंट भी फास्ट देखा गया है कई बार डेमोक्रेसी कंट्री से ज्यादा डिक्टेटरशिप में, क्योंकि वहां पे अपोज करने वाला कोई नहीं है, प्रोटेस्ट करने वाला वहां पे कोई नहीं है। और वहां पे सबसे बड़ी बात है, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि डिक्टेटर है वो जब तक मरेगा नहीं तब तक कोई दूसरा आएगा नहीं, वो मरेगा तो ही दूसरा बेटा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद वहां का रूल खत्म हो जाए। तो स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डेमोक्रेसी का डी भी वहां पे नहीं होता। डिक्टेटरशिप का डी जरूर होता है, लेकिन डेमोक्रेसी का वहां पे डी भी देखने को नहीं होता। लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती, लोगों के पास अपनी चॉइस नहीं होती, और लोग जो पॉलिसी जो रूल नहीं चाहते उनके अगेंस्ट में भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते यहां पे। और यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे पब्लिक ओपिनियन को नहीं ध्यान में रखा जाता, यहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यहां पे इलीगल काम करा जा सकता है, यहां पे आर्बिट्रेरी जो रूल है वो डिक्टेटरशिप का देखने को मिलता है, यानी कि जो मन में है वो होगा। और यहां पे रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं होता। रूल ऑफ लॉ सिर्फ और सिर्फ जो डिक्टेटरशिप है, चाहे एक बंदे के द्वारा, चाहे कुछ बंदे जो मिलकर रूल कर रहे हैं, उनकी विल ही सब कुछ है। यहां पे उनकी विल ही लॉ है, उनकी विल ही सब कुछ है। और ऐसी गवर्नमेंट कैसी होती है, इरिस्पॉन्सिबल होती है, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती। ये टोटली डेमोक्रेसी को क्या करती है, अपोज करती है। आगे बात करते हैं तो हम ये जानेंगे कि जो डिक्टेटरशिप जहां पे रूल होगा, डिक्टेटरशिप टाइप की जो गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे लोगों के जो राइट्स है उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि या तो लोगों के पास राइट्स होते ही नहीं है, होते हैं तो यार नाम मात्र के राइट होते हैं, वो कोई राइट नहीं होते यार। ठीक है, और सारी पावर कैसी होती है, सेंट्रलाइज होती है, यानी कि सीधी सीधी बात है, डिक्टेटर के जो हाथ में है वही सारी पावर होगी, वही सारी पावर को कंट्रोल करेगा, एक्सरसाइज करेगा। अब बात डेमोक्रेसी की कर लेते हैं तो टोटल इसके डिफरेंट है। इसके अंदर मैंने देखो डिफाइन कर रखा है कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के डेमोस से बना है, और क्रेटिया जो आगे वर्ड दे रखा है उससे बना है। यहां पे डेमोस का मतलब पीपल होता है और क्रेटिया का मतलब रूल होता है। तो इस तरह की अगर प्रॉपर आप डिफाइन करोगे और उसको अंडरलाइन करोगे तो रियलिटी में बता रहा हूं इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना, यही चीजें होती है जो हमें बाकियों से डिफरेंट बनाती है। एक तो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको एक फ्लो चार्ट वगैरह बना के करो, चाहे सर्किल में बनाओ वो फ्लो चार्ट, चाहे जैसे मर्जी बनाओ यार, जो आपको ठीक लगता है, डायग्राम वगैरह बना के, और इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना ना भूलना। अब डेमोक्रेसी की कैसी बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स होते हैं उनको जो लोग है, पीपल है, वो खुद इलेक्ट करते हैं, उनके बेसिस पे होते हैं। उनका कोई भी ऐसा नहीं है कि वो लंबे टाइम तक रहेंगे, 5 साल का उनका फिक्स टेन्योर होता है। उनसे पहले भी इवन आपको देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू सरकार को गिराया भी जा सकता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और तो डेमोक्रेसी कैसा होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, यहाँ पे लोगों के पास चॉइस होती है, यहाँ पे फ्रीडम होती है। अगर आप किसी कंट्री के लोगों से पूछिए, आज में किसी भी आम आदमी से पूछिए ना, तो यार वो लोग यही कहेंगे कि भाई किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम है। इवन डेमोक्रेसी में आपको पता है क्रिटिसाइज करा जाता है, खुल के गवर्नमेंट को, है ना, करा जाता है। मीडिया भी करते हैं, जो लोकल कॉमन बंदे हैं, कॉमन मैन जिनको बोलते हैं ना, मैंगो मैन बोलता हूं मैं तो उनको, आम आदमी, ये सब कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा डिक्टेटरशिप में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कर सकते भाई साहब। यार जो किम जोंग है क्या, वो नॉर्थ कोरिया का, वो इतना खतरनाक है कि उसने, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, वो मुझे नहीं याद है यार किसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तो उसने हंसने के लिए पाबंदी लगा दी थी कि कुछ दिनों तक कोई भी हंसेगा नहीं। अब सोच के देखो यार, अपने को तो ऐसी बात सुन के ही हंसी आ जाएगी, है ना। तो ऐसी ऐसी रूल वहां पर रेगुलेशन लागू कर देते हैं। आगे बात करें डेमोक्रेसी की के फीचर्स की, तो भाई यहां पे रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होता है। लॉ से बड़ा कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट काम करेगी उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। अगर वो लॉ को वायलेट कर रही है तो जुडिशरी बैठा है फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए ना, तो ऐसा हो सकता है। और एक बंदे को यहाँ पे एक राइट होगा, एक वोट डालने का राइट होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या कितना रिच है कितना पुअर है उसके बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, यानी कि वोट डालने का राइट नहीं होता, यहाँ पे एक ही होता है। और यहाँ पे एक पीरियोडिक इलेक्शन होता है, चाहे वो 4 साल का टाइम पीरियड हो किसी का
अंडर में या 5 साल का टाइम पीरियड हो, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो बाकी चीज़ें तो सारी ठीक है यार, फ्रीडम होती है, बढ़िया है गवर्नमेंट की, जो लोगों के पास राइट्स होते हैं, लोगों की राइट को सुना जाता है, यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से जो गवर्नमेंट है उसको चूज करते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है डेमोक्रेसी की। लेकिन अगर कमी पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी है कि ये डिक्टेटरशिप के कंपैरेटिवली यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, और यहाँ पे कई बार करप्शन को भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार जो रूलर जो आते हैं ना रूल करने के लिए, जिनको अपने चूज करते हैं, बेसिकली ज्यादातर लीडर होते हैं वो अनपढ़ ही होते हैं यार। तो वो अनपढ़ जो लीडर होते हैं उनको पता ही नहीं होता काम करना कैसे है, किस डायरेक्शन में अपने को काम करना, तो कहीं ना कहीं वहां पे करप्शन देखने को मिलता है और इनइफेक्टिव गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है ना। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना वो डिक्टेटरशिप के कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है। डिक्टेटरशिप में जो मन में आ गया उसको लगता है कि पूरी कंट्री का ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कुछ एक लोगों का नुकसान हो, तो वो डिसीजन को लागू कर देगा, उसे इंप्लीमेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे अगर कुछ लोगों का भी नुकसान हो रहा है तो आपको पता है प्रोटेस्ट हो जाएगा, यहां पे पता है कि ऑपोजिशन पार्टी है वो भी आवाज उठाएगी। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट नहीं होता, यहां पे टाइम लगता है, यहां की जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है, ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। बाकी आप लाइन टू लाइन पढ़ लेना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा बेस्ट है कि आप मेरे से पीडीएफ मांग लेना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आपसे, बल्कि ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप कहां से हो कौन हो, सिंपली आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी ताकि हेल्प हो जाए। क्योंकि इसमें आप स्क्रीनशॉट लोगे तो काफी यार 21 पेजेस है, तो स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत आएगी, बाकी ले सकते हो तो लेके रख लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा आपको अच्छा लगे बस आप पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक मैंने और लिखा है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, कि यहाँ पे सारी पावर कुछ बंदों के पास, एक बंदे के पास नहीं होती है, कुछ बंदों के पास नहीं होती। यहाँ पे इवन सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल में गवर्नमेंट के पास पावर बंटी होती है। और इवन जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है ना। और डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, हर एक इंसान के पास अपने फंडामेंटल राइट होते हैं। और अगर बात करते हैं अपने लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन क्या है वो मैंने ऊपर लगभग आपको बता दी, बाकी ये पॉइंट है आपके सामने, चेक कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी। भी अथॉरिटी के क्या प्रिंसिपल और उसकी क्या कमी है, मतलब कमियां का मतलब इस पे कंट्रोल क्या लगाती है। तो यार ऊपर अथॉरिटी का क्वेश्चन वैसे हो चुका है, तो अथॉरिटी का क्या प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी तभी काम करेगी जब क्या होगा कि उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। यही डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शायद आगे क्वेश्चन मैंने डाला होगा कि पावर और अथॉरिटी में क्या फर्क है। तो वहां पे देखना कि अथॉरिटी है ना तभी काम कर पाएगी जब उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बने हुए ना वो काम कैसे कर पाएंगे, जब उसे पीपल से, पब्लिक से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, वो लीगल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लीगैलिटी से काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अथॉरिटी को हर एक चीज को देख के काम करना है यार, सिंपल सी बात ये है। जबकि पावर होती है ना वो पावर अथॉरिटी से ऊपर होती है। पावर का मतलब ये नहीं देखते कि वहां पे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहां पे कोई चीज गलत है या नहीं है, वो मोरल है या नहीं है, एथिकल वो चीज है या नहीं है, वहां पे सीधी चीज को इंपोज करा जाता है। और वो बेसिकली देखने को मिलता है डिक्टेटरशिप वगैरह में, या जहां पे वन पार्टी रूल वगैरह होता है उसको भी बेसिकली डिक्टेटरशिप भी अपने बोल सकते हैं ना, वहां पे देखने को मिलता है। तो अथॉरिटी की यही खास बात है, उसकी यही प्रिंसिपल है कि ये जो काम करेगा ये लेजिटिमेसी से काम करेगा, ये जो काम करेगा ये लोगों की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये जो काम करेगा ये लोगों की विल के हिसाब से लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होकर काम करेगा। जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होगा वो काम करेंगे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे और लोगों के द्वारा ही इवन उनको चलाया जाता है। क्योंकि लोगों में से तो सेलेक्ट करके अपने आप को उनमें से क्या बनाया जाता है, अथॉरिटी में रखा जाता है ना, गवर्नमेंट बनाया जाता है। तो इसकी बातें, लिमिटेशन क्या है इसकी, तो लिमिटेशन इसके नीचे कुछ एक मैंने डाल रखी है। वो लिमिटेशन ये है कि कहीं ना कहीं लीगल लिमिटेशन है, ये इनकी एक लीगल बाउंड्री होती है, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता है, उससे ऊपर ये काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। एथिकल बाउंड्री होती है, इनको ये भी ध्यान में रखना होता है कि मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है उनको अपने को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए अपने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तो ये सब चीजों को इनमें ध्यान रखना होता है। पब्लिक ओपिनियन इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अथॉरिटी में सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती, डिसेंट्रलाइज होती है, इसलिए अथॉरिटी में डिसीजन फास्ट नहीं होता जितना डिसीजन आपको पावर जहां पे देखने को मिलती है वहां पे होती है। यानी कि पावर कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप से लिंक है और अथॉरिटी कहीं ना कहीं से डेमोक्रेसी से लिंक है। ठीक है, आगे के पॉइंट आप पढ़ के देख सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट बातों को बता दिया। आगे अभी कॉन्सेप्ट बताओ पावर और इसमें क्या है, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आराम से इसको आगे कर देता हूं, मैंने इसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दिया, आप ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो तो कोई। ठीक है, यहां पे कंप्लीट मैंने बताया हुआ है, तो आप यहां से पूरी बातें पढ़ लेना। मैं भी सारी एक एक बातें लाइन टू लाइन वैसे कभी भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करता, और आज तो वैसे ही खांसी आ रही है बार बार। मैं करीब अभी तक 6 से 7 बार वीडियो को पॉज कर चुका हूं, आगे मुझे नहीं पता कितनी बार पॉज करना पड़ेगा क्योंकि फिर खांसी आ रही है ना। तो थोड़ा प्लीज देख लेना यार, है आसान चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया नीचे। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए ना तो उसमें प्रयास करना कि आप जो भी डिफाइन करो उसके लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन में लिख के ऊपर की जो बातें होती है कंक्लूड लिखना होता है, वो आपको पता ही है ना, वही बातों का निचोड़ जोड़ मरोड़ के लिख देना 3-4 लाइनें। इससे क्या होता है, आंसर आपका इफेक्टिव लगता है।
आगे बात करते हैं, डिस्कस द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट और फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। भाई वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं, आप सोच के देखो, वेलफेयर स्टेट क्या है? ऐसा स्टेट, ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम कर रहा है। अब लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है, मतलब उनकी इकोनॉमिक्स नीड है उनको भी पूरा कर रहा है, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो भी पूरा कर रहा है, वहां पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट है वो भी मिले हुए हैं, पब्लिक की जैसी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गवर्नमेंट की होती है पब्लिक के प्रति, वो सारी वो पूरी कर रहा है, उनकी नीड को पूरा कर रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का। तो ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसा जो काम है वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। यानी कि जहां पे गवर्नमेंट लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं खर्चा कर रही है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर रिसोर्स उनको जनरेट करवाने के लिए। ये वेलफेयर स्टेट वाली कंडीशन आपने शायद कहीं पे ज्योग्राफी में क्लास 12th में आपने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के एक कॉन्सेप्ट में वेलफेयर स्टेट भी होता है ना, शायद आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कहीं ना कहीं जो जितनी भी एसेंशियल नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है एक सिटीजन को, वो सारी की सारी गवर्नमेंट फुलफिल करके दे। तो ये बात आप लिख देना अंडरलाइन करके, जैसे एजुकेशन उनको मिले, हेल्थ केयर मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, हाउसिंग की फैसिलिटी मिले, ये सारी चीजें आपको लिखना है। और फंक्शन क्या क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है यार कि वो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम लागू करेगा, यानी कि वो प्रोवाइड करेगा पेंशन्स वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगा, डिसेबल जो लोग डिसेबल होंगे उनको अलाउंस वगैरह देगा, फैमिली सपोर्ट के लिए वो काम करेगा। वो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी कि ऐसे ग्रुप है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जिनके पास कोई ना कोई चीज की कमी है, तो उनको फाइनेंशियली जो रिसोर्स है वो अवेलेबल करवाने का प्रयास करेगा, ठीक है। वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लागू करेगा, वो ऐसी हर एक योजना लगाएगा जिनसे क्या होगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, हर एक को रोड वगैरह की प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बने, स्कॉलरशिप वगैरह मिले, जॉब क्रिएशन के नए नए प्रयास किए जाएंगे, वहां पे ऐसे प्रयास करे जाएंगे कि फेयर वेजेस रखा जाए, अच्छी वर्किंग कंडीशन रखी जाए, जहां पे भेदभाव ना हो, सभी को काम मिले, इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। और जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको अपने बोलते हैं पब्लिक इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च करी जाएगी। ये सारे काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट में ही आते हैं, जो वुमेन्स के लिए भी काम करेगा, माइनॉरिटी के लिए भी काम करेगा, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी काम करेगा। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करती है, वो गवर्नमेंट भी किस में आती है, वेलफेयर स्टेट के लिए आती है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये तो आ जाए तो मैं समझूंगा कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या है और इसका मतलब क्या होता है, इसकी मेरिट डिमेरिट क्या होती है। तो मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा, आप इसके अंदर सारे कुछ पढ़ लेना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ना, उसके अपोजिट होता है एक तरह से। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपने क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि जो कैंडिडेट किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, चाहे दूसरे हारने वाले से 2 भी वोट ज्यादा लेके, 1 भी वोट ज्यादा लेके, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर वो होता है, वहां की सीट उसे मिल जाती है। यानी कि वहां पे इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो ये कहता है कि यहां पे जो पार्टी आई है, एक तो पार्टी को महत्व दिया जाए, इंडिविजुअल को ना दिया जाए, और जो पार्टी या जो ग्रुप जितने वहां पे वोट लेके है उसी की एवज में उसको सीट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ जो वोट जिसको मिले हैं उसको सारी सीट मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टीज होती है, छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको फॉर्म करवाने में, उनका भी रोल बढ़ाने में, उनकी भी अहमियत एक कंट्री के अंदर दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने का एक इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। तो इसकी अगर कमी देखा जाए तो कमी ये होगी कि जहां पे रीजनल या छोटी पार्टीज आएगी जिनको बहुत कम लोगों ने वोट दिया, उस हिसाब से उनको सीट मिल गई है, तो वो अगर कोलिएशन गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा बनेगी तो वो गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी, वो एक बहुत लार्ज स्केल की लोगों की नीड को पूरा नहीं कर रही होगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है कुछ हद तक, आप बाकी चेक कर लेना, यहां से एक एक लाइन टू लाइन आप पढ़ लेना। और अगर इसकी बेनिफिट की बात करी जाए तो सिंपल सी बात है कि यहां पे यार हर पार्टी का रोल देखा जाता है। यहां पे अगर किसी भी बंदे ने किसी भी पार्टी को वोट दिया है ना, तो उसका वोट यहां पे वेस्टेज नहीं हो रहा है, उस पार्टी को वहां की सीट मिली है उसके वोट के एवज में। तो ये चीज अच्छी है। यहां पे एक तरह से अपने देख सकते हैं कि यहां पे रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज का हो रहा है। यहां पे जो रीजनल, लोकल पार्टी, स्मॉल ग्रुप, छोटी पार्टी है, उनका रोल अच्छा होता है। तो ये चीज यहां पे देखने को मिलती है। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको आंखों से निकाल लेना। तो आई होप मेरी ये मेहनत आपको काफी पसंद आई होगी। फिर भी कोई कमी रहे तो दिल से चाहूंगा क्षमा करना, पर प्लीज कमेंट जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आऊं। और आपका प्यार बना रहा तो जो यूपीएससी के कंटेंट जो तैयार करवाते हैं, जिनके लिए लोग हजारों या लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, वो कंटेंट ही जल्दी मैं जैसे ही आपके एग्जाम ये खत्म हो जाए, 12th के भी खत्म हो जाए, उसके बाद इनके सभी के सेपरेट वीडियोस विद पीडीएफ लेके आऊंगा, ताकि आपको और अच्छा लगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी स्टडी देखने को मिले। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।